मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके साथ में पीएफसी की क्लास को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मुझे तो जानते होंगे, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं वो उनको मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है अर्पित श्रीवास्तव और मैं यहां पे पीएफसी और सोशल स्टडीज़ की क्लास लेता हूं। आज का ये जो आपका जो लेक्चर होने वाला है, एक कंबाइंड लेक्चर है क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है ना। जो टॉपिक कॉमन है और जो टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है, उसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो पीएफसी की आपकी क्लास स्टार्ट करी गई है, ये पीएफसी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है मैट, ठीक है। मैट को वैसे तो रीजनिंग बोला जाता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में, एनटीएससी की लैंग्वेज में बोला जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके साथ में आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। दिमाग लगाइए, कंसेप्ट को समझिए। और चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, तो इसमें ये चीजें रहेंगी कि आपको जहां कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स लेने होंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, उस जगह पे वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो बस ये प्रोसेस है, इतनी सी आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के फेवर, लॉकडाउन के इस टाइम में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल हमें आगे तो बढ़ना ही है, तो हम इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं जो कि, चलिए देखते हैं इधर पे, मैट। आज का हमारा ये जो क्लास है वो किसके ऊपर जा रहा है? मैट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें हमें बहुत सी चीजें पढ़नी है। इसमें हमें एनालॉजी पढ़ना है। बोर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें हमें एनालॉजी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें एनालॉजी पढ़ने के साथ में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें ब्लड रिलेशंस पढ़ना है। ब्लड रिलेशंस के बाद हम किसके ऊपर जाएंगे? अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना है आपको। और मैट में सीधा और सीधा क्या रहेगा आपके हाथ में? सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन प्लस कंसेप्ट। ये किसके बराबर है? ये मैट के बराबर है। ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बस इतनी सी चीज करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। आज जो आपके साथ में मैं टॉपिक करने वाला हूं, एनालॉजी तो मैंने कुछ क्लासेस में मैं बता चुका हूं, तो एनालॉजी के ऊपर अभी हम क्लोजिंग लेक्चर के ऊपर डिस्कशन हम कर लेंगे। ब्लड रिलेशंस भी मैंने बताया हुआ है, तो जिन बच्चों के साथ अब मेरी पहले से मुलाकात होगी क्लास में, उनके साथ में ये सारी चीजें करूंगा। आज मैं टॉपिक आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है, जल्दी से मैं आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं, उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस बात को याद रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? वेन डायग्राम क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेशन। वेन डायग्राम क्या है आपका? वे ऑफ एक्सप्रेशन है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है? वेन डायग्राम से क्या होता है आपका? टाइम सूटेबिलिटी। टाइम बहुत सूटेबल हो जाता है वेन डायग्राम से। जब मैं बोलता हूं टाइम बहुत सूटेबल हो जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये क्या हो जाता है? टाइम बहुत सेव होता है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने, जैसे अगर आप पिछले साल एनटीएससी का पेपर देखेंगे, तो उसमें सिलॉग और सिलॉग का एक्चुअली ये जो टॉपिक पढ़ा जाता है, ये सिलोलिज्म के साथ में पढ़ा जाता है। तो अभी हम सिलोलिज्म के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ क्या, किसके लिए यूज होता है? ये वेन डायग्राम का यूज होता है दोस्तों रिलेशनशिप्स बताने के लिए। रिलेशनशिप। अब आप पूछेंगे सर रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेशनशिप। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? कोई भी आपसे पूछे रिलेशनशिप क्या है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग और इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटी? दैट इज टू अंडरस्टैंड और टू असर्टेन द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू सिमिलर थिंग्स। समझ में आया फंडा? व्हाट इज रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग? इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशनशिप? इंटरकनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। अब ये टू थिंग्स में इंटर रिलेशन कैसे हो सकता है?
डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी दोस्तों हो सकता है। डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप? एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस यानी ये चीज कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है, यहां पर क्या होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि किस प्रकार से रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर रिलेटेड। इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, परव्यू में लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों ये। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन, अभी मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन आता है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इधर पर, हम इसकी तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको इधर पर आ सकता है कि रिलेशनशिप बताइए, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप between, describe the relationship between, with the help of Venn diagram, with the help of Venn diagram। ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है ना। अब हमें ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ, ए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ए, ठीक है। एशिया है, एशिया है, इंडिया है, और क्या है, इंडिया है, एमपी है, एमपी के अंदर क्या है, जबलपुर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इसको आपको क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस थिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों, फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके सामने 4-5 बेटा ऑप्शंस बना के दे दिए जाएंगे, इस चीज के ऊपर गौर करिएगा। तो आपको उन 4-5 क्वेश्चंस के साथ में दिक्कत में नहीं पड़ना है, उन ऑप्शंस को आपको दरकिनार करना है, ठीक है। समझ में आया? एक बस मैं आपको एक ये क्वेश्चन बताता हूं, फिर हम डायरेक्ट कंसेप्ट्स के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं हम, चलिए इसको, और आपके सामने डायग्राम नंबर ए बना देते हैं। एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, कॉइल बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। डायग्राम बी जो आपको दिया हुआ है, डायग्राम बी आपको कैसे दिया हुआ है, डायग्राम बी आपको दिया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। डायग्राम सी आपको दिया हुआ है क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, इंटरलॉक रिंग दिए हुए हैं। क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स मेक दिस थिंग इन दिस मैनर, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, नन, ठीक है। अब आपको अपने दिमाग से क्या करना है, अपने स्वयं की नॉलेज से, अपने स्वयं की कंसेप्ट्स के ऊपर क्या करना है, दिमाग लगाना है। अब बेटा एक क्लियर फंडा मैं आपको बताना चाहता हूं इधर पे, समझिएगा। ये है एशिया, ये है इंडिया, ये है एमपी, ये है जेबीपी। अब आप ये सोचेंगे सर इसको अरेंज कैसे करना है। इसको अरेंज करने का पहला कंसेप्ट आता है, दैट इज नंबर 1 इज यूनिवर्स एंड नंबर 2 इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बात आप याद रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ये आपको तय करना है। वैसे अगर आप मेरा बात मानेंगे, इफ यू गो विथ माय वर्ड्स और इफ यू गो बाय माय वर्ड्स, आई वुड से यू दैट इज यू हैव टू गो थ्रू विद दिस डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े से छोटा। बिकॉज आपके सामने क्या हो जाएगा, पूरी स्टडी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। पूरा फर्दर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा दैट इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम और सिलॉग विच विल डिस्कस लेटर और इन द नेक्स्ट लेक्चर, यू हैव टू फोकस ऑन दिस डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया फंडा? इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विच यू हैव टू मेक। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कि डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो कैसे करना है। समझ में आया? देखो अब इधर पे देखना बेटा, सिंपल सी बात समझेंगे। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा आपको यूनिवर्स दिख रहा है? यूनिवर्स का मतलब है दोस्तों क्या, सम टोटल। यूनिवर्स का मतलब क्या है, सम टोटल। हाँ, सबसे बड़ा इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एशिया। फिर आपको क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या दिख रहा है, एमपी दिख रहा है, और एमपी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, जेबीपी दिख रहा है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
तो अगर हम इस हिसाब से देखें, इस ऑर्डर के हिसाब से देखें, तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी तो हमें कहीं से दिखता नहीं, क्योंकि कोई भी इंटर रिलेशनशिप तो दिख ही नहीं रही है। एंड दिस शोज दिस कि ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या है, चारों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से अलग है। और आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको कितने वेरिएबल दिए गए, 4 वेरिएबल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड इन दिस सोल्यूशन और इन दिस आंसर आपको बी पार्ट में कितने गोले बना के दिए गए, कितने सर्कल्स बना के दिए गए, 3 सर्कल्स बना के दिए गए। द क्वेश्चन इज गिविंग यू 4 वेरिएबल्स एंड इन सॉल्यूशन ओनली 3 वेरिएबल्स आर गिवन। तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गया कि कुछ हो चाहे ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता बी वाला। अब हम सी की तरफ आते हैं। आंसर निकालने का सबसे पहला तरीका होता है एलिमिनेशन, यानी जो नहीं है उसको क्या करते जाओ, किनारे करते जाओ। तो जितना ज्यादा आप एलिमिनेशन मेथड करेंगे उतना ज्यादा आप क्या रहेंगे, आंसर के करीब रहेंगे। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो बस उसी चीज का हमें क्या करना है, आइडिया को यहां जस्टिफाई करना। जो चीज हमारे साथ में नहीं मिल रही है उसको हमें क्या करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है, खत्म करते जाना है। बस ये आपने ये हटा दिया, 0 हटा दिया, ये तीनों हट गए। क्योंकि भाई जब 4 पूछा है 3 दे रहा, कहां से बनेगी बात, बिल्कुल नहीं बन सकती, हटा दो इसको। सी के ऊपर फोकस करें। ये इंटरलॉक रिंग दिखा रहा है। इंटरलॉक रिंग का मतलब होता है या तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या तो सम वाला केस है। वो अभी मैं आपको बताता हूं। सम वाला केस, सम वाला केस मतलब ये चीज इससे जुड़ी है, ये चीज इससे जुड़ी है, ये चीज इससे जुड़ी है। अरे यार किससे किससे क्या क्या जुड़ी है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। सिंपल सी बात है भाई, एशिया है, एशिया में के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर एमपी है, एमपी के अंदर जबलपुर है। तो ये रिलेशनशिप आपको क्या दिखा रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रही है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बीइंग शोड इन द क्वेश्चन। और ये बेटा आपको अपने स्वयं के नॉलेज से लगाना है। मैं आपको कितनी भी ट्रिक बता दूंगा, कितना भी सब कुछ बता दूंगा, लेकिन रिलेशनशिप पता करने की जो कोशिश होती है, जो ट्रिक होती है, वो किसी इंडिविजुअल की क्या होती है, अपनी होती है। समझ में आया? इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये फंडा। तो बाय दिस कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप हम क्या बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। ठीक है, आप किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठा के देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बना के दे दिए रहेंगे और आपके सामने पूछ लेगा। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये है दोस्तों क्या आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या है, एशिया है, एशिया के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर एमपी है, एमपी के अंदर क्या है, जेबीपी है। कुछ भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे क्या है, जेबीपी है, जेबीपी किसके अंदर है, एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर, एमपी में उसमें एमपी किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है, और ठीक है, और इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन भी सही जा रहा है, आपके सामने ये ऑप्शन भी सही जा रहा है। समझ में आया फंडा? ये प्रोसेस है। तो मोटी बात ये है, दैट इज, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉइल बनती है ना, ये जो कॉइल बन रही है, ये कॉइल कब बनती है, जब सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, समाये होते हैं। ठीक है ना, हमसे ये है, इससे ये है, इससे वो है, तब जाके क्या दिख रहा है, फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर है? इस चीज को बेटा आप ध्यान में रखेंगे, आप कभी इस टॉपिक में गलती नहीं करेंगे। बहुत स्कोरिंग होता है। और अगर हम एनटीएससी के पेपर की बात करें तो बेटा एनटीएससी के पेपर में कम से कम इसी टॉपिक से, इसी डायग्राम के बेसिस पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको फ्री में मिल रहे हैं एकदम बिल्कुल। सिर्फ जरूरत किस चीज की, जरूरत आपके ऑब्जर्वेशन की है। ऑब्जर्वेशन प्लस कंसेप्ट, जो कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है। समझ में आया फंडा दोस्तों? पॉइंट क्लियर है? बस कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट। द मोर यू फोकस ऑन कंसेप्ट, आपको और सारी चीजें क्या मिलेंगी, बहुत इजीली होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कंसेप्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बना रहने दे रहा हूं समझने के लिए, ताकि जिससे आप उस चीज को रिलेट कर पाए। ये जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, ये सब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये पार्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आप उस चीज को रिलेट कर पाए, ताकि जिससे चलिए अब हम समझते हैं। क्या समझते हैं? ये चीज हो गई है, इस चीज को अब हम यहां पे देखने की हम कोशिश करते हैं।
फिर से मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को एक बार और दिखा देता हूं, ऐसा 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 ऐसा, 1 2 3 4, ठीक है। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, असेंडिंग में ले सकते हैं, आप डिसेंडिंग में भी ले सकते हैं। तो लेट्स गो विद दिस डिसेंडिंग ऑर्डर। एशिया है, एशिया के बाद क्या आता है, इंडिया है, इंडिया के बाद क्या है, जेबीपी है। असेंडिंग ऑर्डर, इंडिया क्या है, जेबीपी नहीं है, इंडिया के बाद क्या है, एमपी है, और एमपी के अंदर क्या है, जेबीपी है, ठीक है। बड़े से छोटा चले गए, और ठीक उसी हिसाब से हम किस में जा सकते हैं, हम इसमें भी जा सकते हैं। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है ना, ठीक है। अब हम किस में जा सकते हैं, अब हम असेंडिंग में भी जा सकते हैं। जेबीपी हो गया, ये जेबीपी किसके अंदर है, एमपी के अंदर है, एमपी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर, और इंडिया किधर पर आता है भाई, एशिया के अंदर आता है। देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से आपके सामने बना के रख दिया, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आपके सामने मैं लिखता हूं केस नंबर 1, केस 1। केस 1 दोस्तों आपको क्या बोलता है, केस 1 आपको बताता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में आपको बताता है केस नंबर 1। जब मैं बोलता हूं डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज कनेक्शन बिटवीन एंटीसीडेंट्स। जब आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने, जब आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट पढ़ा होगा। एंटीसीडेंट मतलब पहला पार्ट और प्रेसिडेंट मतलब दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट मतलब ये होता है बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीसीडेंट। एनालॉजी में भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट अभी चूंकि हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, एंटीसीडेंट। इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एशिया इंडिया एमपी जेबीपी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि नहीं है, यानी एक के ऊपर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दैट इज लिंक, कंटिन्यूअस लिंक जिसको हम बोलते हैं। तो जब कहीं पे भी आपकी कंटिन्यूअस लिंक जुड़ती जा रही है उसको क्या बोला जाता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है। समझ में आया। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं, लाइफ साइकिल और लाइफ स्टेज। सिंपल सा एग्जांपल है यार ये, लाइफ साइकिल और लाइफ स्टेज। लाइफ साइकिल और लाइफ स्टेज को भी हम ले सकते हैं। अगर हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तो पहले हम वर्ड्स में लिखते हैं। पहले आप क्या होते हो, पहले आप नियोनेट होते हो, नियोनेट होते हो, नियोनेट मतलब एकदम नवजात जिसको हम बोलते हैं। दूसरे में फिर आप किस में आते हो, इन्फेंट में आते हो, जब 2-3 महीने के आप हो जाते हो, ठीक है ना। फिर किस में आते हो, चाइल्ड उसमें आते हो। फिर उसमें आपका किस में आता है, फिर आपकी यंग एज आती है। फिर आप किस में आते हो, आप में एडल्ट उसमें आते हो, ठीक है। यंग एज मतलब जो छोटी आपकी एज रहती है, यंगस्टर वाली एज नहीं। फिर आप किस में आते हो, एडल्ट में आते हो। एडल्ट के बाद आप किस में आते हो, आपका ये क्या आती है, मैरिज एज आती है। मैरिज एज के बाद में आप किस में आ जाते हो, आप मिड लाइफ क्राइसिस एज में आते हो। दैट इज समवेयर बिटवीन 40 से जो 50 या 30 से लेके 35 से लेके 55 तक वाली जो एज रहती है वो क्या आती है, आपकी मिड लाइफ क्राइसिस रहती है, क्योंकि हेल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर ओवर एन इंडिविजुअल इन दिस केस, ठीक है। फिर आप किसके ऊपर आते हो, आप सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज में आ जाते हो इस हिसाब से। तो अब मुझे आप ये बात बताइए, ये जो हमने लाइफ साइकिल या लाइफ स्टेज लिखी हुई है, क्या आप डायरेक्ट नियोनेट से जंप मार दोगे क्या इसके ऊपर, सीनियर सिटीजन के ऊपर? आप ग्रेजुअली प्रोसेस करोगे ना। समझ में आया फंडा? तो ये एक एग्जांपल को आप अपने सामने रखिएगा, दैट इज व्हेन वी प्रोसीड ग्रेजुअली, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFG, if we proceed in this manner, that is called as what, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई हम जब प्रोसीड करते हैं 1 by 1 ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, अदरवाइज नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं अपने को। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस 1 by 1 इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? इस बात के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। अब हम इसको भी चाहें तो हम इसको भी इसी टाइप के इसमें कर सकते हैं, डायग्राम में हम पुट ऑन कर सकते हैं। और इस कॉइल को अगर आप लोग समझने के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं तो लेट्स इस कॉइल का हम नामकरण कर देते हैं। क्या बोलते हो? इसको हम नेमटाइज कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस कॉइल एज व्हाट, जलेबी।
ठीक है, तो जलेबी आपकी कब बनेगी? जलेबी आपकी तब बनेगी जब यहां पे क्या रहेगा, आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगी, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड वे, 1 by 1, 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ी लिखी लैंग्वेज में भी बताया है और ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में भी बताया है। समझ में आया फंडा, ताकि जिससे आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट रिलेशनशिप और इफ आई टॉक अबाउट दिस जलेबी स्ट्रक्चर, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड? यू हैव टू कीप इन योर माइंड एक थिंग, कंटिन्यूअस वे चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ द थिंग इज गोइंग लाइक दिस, देन द सिचुएशन इज ऑफ व्हाट, दिस कॉइल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज व्हाट, जलेबी स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, रिलेट करने के लिए मैं आपके सामने मैं लिखा हुआ हूं ये। चलिए एक चीज हम और देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप का। जैसे सपोज करिएगा, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, इंडिया वाला देख लिया और आपकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेज का देख लिया हमने। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सपोज करिएगा, लॉजिकल अरेंजमेंट में भी ये चीज हो सकती है, लॉजिकल अरेंजमेंट। इफ आई टॉक अबाउट लॉजिकल अरेंजमेंट, what it is what, chronological और synchronized arrangement, chronological और synchronized arrangement is called as what, logical arrangement। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट केस कहलाता है, और यही लॉजिकल अरेंजमेंट में भी आ सकता है। जैसे कैसे, समझिएगा, बुक है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, इंडेक्स। ठीक है, अब आप इसको आप जमाने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप ये लॉजिकल अरेंजमेंट में भी आप क्या कर सकते हो, आराम से वो कर सकते हो। सबसे पहले तो बुक में क्या आता है, प्रीफेस आता है, यानी किताब के बारे में बताता है कि किताब किसके उससे लिखी हुई है, किताब में क्या क्या मिलने वाला है, किसने मुझे इंस्पायर किया, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा फिर क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पीपल, टू माई एडिटर, टू माई फैमिली, टू माई रिलेटिव्स एंड टू ऑल सच पीपल who have inspired me to write such a book on this thing, the purpose of the book is to xyz blah blah blah। ये सारी चीजें एक्नॉलेजमेंट्स में आती हैं, आपने देखा होगा। फिर थर्ड पार्ट क्या आता है, इंडेक्स आता है, विच स्टेट्स अबाउट कि किताब के अंदर क्या क्या है, चैप्टर नंबर 1 क्या है, कितने से कितने पेज तक का है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, कितने से कितने पेज तक का है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बेटा जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका लॉजिकल अरेंजमेंट कहलाता है। तो एक बात आप याद रखें बेटा, आप वेन डायग्राम सीख लेंगे तो आपके बाकी सारे जो टॉपिक्स भी हैं वो क्या होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक क्या होते जाएंगे, कवर अप होते जाएंगे। ठीक है, इस चीज के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। बुक हो गया, प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। हम इसमें भी अगर वो फंडा चाहें, क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम चाहें तो यहां पे हम क्या फिट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर फिट कर सकते हैं। दोनों में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्चुअली आपको लिखना नहीं पड़ता उसमें कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। हाँ, ये चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये चीज आपका रफ वर्क है। मेन थिंग इज दिस कि गोले कौन से बनेंगे, सर्कल्स कौन सी बनेगी, नंबर मार्किंग आपकी इसके ऊपर है। समझ में आया? तो प्लीज अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि हमें सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर लिखना पड़ेगा, वो आपका रफ वर्क है। ठीक है ना, नो वन इज गोइंग टू ग्रांट यू मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉर दैट रफ वर्क। द थिंग इज दिस, उस रफ वर्क को करने के बाद में आपने एग्जैक्ट आंसर कौन सा डिराइव किया है, ये जो बताता है, ये आपका क्या बताता है, ये बताता है, सर्कल्स बताते हैं। ठीक है, इस बात को बेटा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए अच्छे से कि ये सारी चीजें आपकी क्या होनी है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। बुक है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, इंडेक्स है। लेट्स स्टार्ट विद क्या, आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। तो पहले तो भाई क्या आएगा, पहले प्रीफेस आ गया, प्रीफेस के बाद में क्या आएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद में आपका क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, और फिर फोर्थ में आपका क्या आ रहा है, बुक आ रहा है। ठीक है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहें, डिसेंडिंग में भी सर्कल यही बनेगा। ठीक है ना, तो मोटी बात ये देखिए, डिसेंडिंग में भी सर्कल यही बनेगा, बस नामकरण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने एक गैप करके रखा हुआ है। तो आंसर आपको किसके ऊपर देना है, आंसर आपको इसके ऊपर देना है। और ये चीज क्या करती है, ये चीज आपकी
ऑब्वियस लॉजिक है ये, समझ में आया फंडा? तो बस इसको आप ध्यान में रखो, लॉजिकल अरेंजमेंट को, किसी भी चीज को, ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया लॉजिकल अरेंजमेंट, जो कि केस 1 में यूज हुई आपकी। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? इतनी सी आपको चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने, 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बता दिया, डायग्राम्स आपके सामने सारे बने हुए हैं, ताकि जिससे आप क्या कर पाए, चीजों को रिलेट कर पाए। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं किसकी, केस 2 की हम बात करते हैं। ओह सॉरी, केस 2 की हम बात करते हैं। ये डायग्राम मैं नहीं मिटा रहा हूं, जो पहला डायग्राम मैंने बनाया था, तीन केसेस पढ़ने हैं आपको। केस 2 इज व्हाट एज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, और केस 3 आपको पढ़ना रहेगा क्या, आपका नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज नो रिलेशनशिप, नो लीगल रिलेशनशिप। तीनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? केस 2 इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इसमें ये जलेबी डायग्राम नहीं आएगा, इसमें कुछ अलग डायग्राम आ सकता है। ठीक है ना? दैट इज पॉसिबिलिटीज के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पॉसिबिलिटी नंबर 2 देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी 1 में, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पार्ट नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या, पार्ट नंबर 2 में आपका यह है कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स तो हैं बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। समझ में आया फंडा? ये दो पॉसिबिलिटीज के ऊपर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं ऊपर वाला ये वाला मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, ताकि जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं चीजों को, क्या है भाई। हाँ, पहले बात तो आपको क्या बनाया, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेट्स टेक इट अबाउट जज, क्रिमिनल, थीफ। जज, क्रिमिनल, थीफ। देखिए, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जज, क्रिमिनल, थीफ। अब एक बात देखो भाई, क्रिमिनल और थीफ, क्रिमिनल बोलो, थीफ बोलो, रॉबर बोलो, कुछ भी बोलो, है तो गुनहगार ना, जिसने क्या किया, क्राइम किया है। ठीक है ना? तो आप ये डायग्राम ऐसे बना सकते हो, आप ये डायग्राम ऐसे बना सकते हो, और इनके ऊपर जज कौन करता है, जज। ये डायग्राम आ गया आपके सामने। समझ में आया फंडा? दो ऑब्जेक्ट रिलेटेड थे, तीसरा ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं था। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में? तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है। केस नंबर 2 के ऊपर या पॉसिबिलिटी नंबर 2 के ऊपर अगर अपन बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिखाई थी। अब मैं अगर आपके साथ में मैं डिस्कस करूं, चलिए तो अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ये वाला पॉइंट मिटा रहा हूं, ये जो मैंने लिखा था आपके सामने, समझने के लिए हमने लिखा था। पॉसिबिलिटी नंबर 2 के ऊपर बेटा मैं अब आपके साथ में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं। पॉसिबिलिटी 2, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। समझिएगा क्या है इसमें फंडा।
जैसे सपोज करिएगा स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। स्पोर्ट्स पर्सन के बाद क्या हो गया, क्रिकेटर हो गया, फुटबॉलर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये यूनिवर्स हमारा क्या बता रहा है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बता रही है कि भाई क्रिकेटर भी क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, फुटबॉलर भी क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है। तो हमारा बिगर यूनिवर्स यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बेटा बिगर यूनिवर्स हो गया ये क्या बना रहा है, ये जो बड़ा सा गोला दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, दिस इज व्हाट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्रिकेटर, तो ये हमारे हो गए क्रिकेटर भाई साहब। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ये हमारे क्या हो गए, क्रिकेटर भाई साहब हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, फुटबॉलर भाई साहब हो गए। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। क्या क्रिकेट और फुटबॉल में डायरेक्ट वे में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रही है, सवाल मेरा आपसे ये है। मुझे तो कोई कुछ नहीं बनती दिख रही। कैसे नहीं बनती दिख रही, क्रिकेट में आपको 5 दिन खेलना पड़ता है, दिन भर खेलना पड़ता है वनडे गेम में, और आजकल T20 हो गए 30-30 मिनट 1.5 घंटे का एक इनिंग्स रहती है। बट अगर आप फुटबॉल की बात करें 70 मिनट्स में आपका गेम खत्म हो जाता है, 35 मिनट्स के 2 हाफ रहते हैं, और अगर उसमें नहीं हुआ तो आपका गोल्डन शूट आउट या पेनल्टी शूट आउट होता है। तो देखा जाए अगर तो 70 मिनट में फुटबॉल का गेम खत्म हो जा रहा है लीगली अगर देखें। लेकिन क्रिकेट का जो छोटे से छोटा गेम होता है T20, वो कितना ले लेता है, 3 to 3.5 आवर्स ले लेता है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ बेटा दिमाग में। तो इस वे में आप ऐसे बहुत सारे चीजें निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे पा रही है, रिलेशनशिप सिर्फ कितनी दिखाई दे पा रही है, स्पोर्ट्स पर्सन। बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन तो है ना, आप इसमें हॉकी को लगा दो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें पोलो लगा दो, स्क्वैश लगा दो, कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये गोले बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपस में इनके परस्पर कोई नियम नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इनके बीच में बेटा कोई डायरेक्ट इंटरलिंक नहीं बैठ रही है ना। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इस छोटे यानी केस 2 को हम देते हैं क्या, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, 2 अंडों की प्लेट। समझने के लिए 2 अंडों की प्लेट, जिसके बीच में जैसे जब हम बॉइल्ड एग लेते हैं तो ऐसे ही रखा रहता है ना, तो वो चीज आपके सामने बैठ रही होगी, 2 अंडों की प्लेट। दैट इज, ये केस नंबर 2 है आपका। ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 2 मैंने बताई थी, ये है 2 अंडों की प्लेट। दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट्स दे आर अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। इस चीज के बारे में क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। फंडा क्लियर हुआ बेटा यहां तक, ठीक है। जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं कि केस नंबर 2 में हमने देखा था क्या, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में हमने क्या देखी है, 2 चीजें देखी हैं। पहला तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। 2 टाइप की हमने पॉसिबिलिटीज या assumptions माने। तो पहला हमने बोला, जज बोला, क्रिमिनल बोला, थीफ बोला। भाई क्रिमिनल हो गया, थीफ हो गया, एक ही, दे आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। आप रॉबर लेना तो आप रॉबर भी ले लो, ये भी ठीक है। जज ले लो, थीफ ले लो, ठीक है। बट क्या जज और थीफ के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, क्या ये दोनों सेम यूनिवर्स के पार्ट हो सकते हैं? जज और थीफ कभी भी सेम यूनिवर्स के पार्ट नहीं हो सकते हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। इसलिए जज हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और ये दोनों क्या थे, हमारे छोटे छोटे पार्ट थे, ठीक है बेटा। फंडा क्लियर हुआ, बस ध्यान में रखेंगे इस चीज को। दूसरा क्या था, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। यूनिवर्स का पार्ट तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ में परस्पर संबंधित नहीं है। व्हेन आई टॉक अबाउट परस्पर संबंधित, इट मींस दैट दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। इन व्हाट मैनर, समझ में आया? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज परस्पर संबंधी। तो क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन था, क्रिकेटर था, फुटबॉलर था। भाई अगर क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, तो फिटनेस तो सब में रहेगी। आप यहाँ पे हॉकी लगा लो, पोलो लगा लो, स्क्वैश लगा लो, फिटनेस तो सबकी रहेगी। बट आर दे डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट, बिकॉज दे आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विच आर देयर इन देयर गेम विच दे हैव टू फॉलो। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसलिए हमने क्या बनाया, इस चीज को अलग तौर पे बनाया हुआ है, और ये हमारा क्या बना बेटा, 2 अंडों की प्लेट बना, ठीक है। प्लीज इस बात को याद में रखेंगे कि भाई ये आपका बिगर यूनिवर्स जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये क्या है, आपका स्पोर्ट्स पर्सन है। आपका यहाँ पे यूनिवर्स क्या है, ये कि रिलेशनशिप किसके बीच में मैं दिखा रहा हूं, क्रिमिनल और थीफ के बीच में मैं दिखा रहा हूं, ये रिलेशनशिप दिखा रहा हूं। और किसको मैंने अलग दिखाया है, जज को मैंने अलग दिखा दिया इधर पे,
ठीक है, क्योंकि जज क्या करेगा, इनके ऊपर क्या करेगा, जजमेंट देगा जब पुलिस इनको पकड़ के लेके आएगी। समझ में आया फंडा, ये प्रोसेस है। तो इस बात के ऊपर बेटा ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। आप इसी चीज को, इस केस को आप कितना भी चाहो तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, आप कुछ भी इसमें बना सकते हो कि भाई दो चीज आपस में इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड हैं। समझ में आया फंडा, बट पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स हैं। बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चंस इसके ऊपर कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके बारे में समझ में आएगा। फंडा क्लियर हुआ, इस बात को बेटा ध्यान में रखेंगे आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। केस नंबर 3 के बारे में बेटा मैं आपसे बात करता हूं, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, जल्दी से। मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए एक एग्जाम्पल और आ गया इसका मेरे दिमाग में, मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम ले लेते हैं पैसिफिक ओशन, और हम ले लेते हैं इंडिया, और हम ले लेते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के उधर पे भी टच कर जाती है, और जो कि इंडियन ओशन के उस पर भी टच कर जाती है। इंडियन ओशन के नीचे से जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको पैसिफिक ओशन पार करना ही पड़ेगा। तो आप इस डायग्राम को दो तरीके से ले सकते हैं। देखिए कैसे आप ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया, या पैसिफिक ओशन इधर हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, इंडिया इधर हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, और आप इसको कैसे बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कॉमन ये पार्ट आ गया। समझ में आया, और ये कॉमन पार्ट क्या इसमें आ रहा है आपका, ये जो बड़ा यूनिवर्स है ये पैसिफिक ओशन आ रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस बेटा ऐसे भी होते हैं जहां पे दोनों डायग्राम क्या कर जाते हैं, एग्जैक्ट कर जाते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो ये कोइंसाइडिंग डायग्राम्स कभी एक साथ आपको क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। बच्चों को कंफ्यूज नहीं किया जाता है आपके इस लेवल पे, एनटीएससी के लेवल पे। हाँ, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या एसएससी या और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो भले ही वो कंफ्यूज कर सकता है, बट क्लास 10 तक के लेवल पे वो सीधा सीधा आपके सामने देता है। प्लीज इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे। समझ में आया, इसीलिए कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये आपके सामने मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि सर ये तो पैसिफिक ओशन तो ऐसा है, ये वैसा है, तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बस ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी दोस्तों, आपके सामने रख दी है। ठीक है, आगे बढ़ाऊं बात को, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। केस 3 के ऊपर बेटा अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रिवाइज करेंगे क्या सीखा हमने। केस 3 के ऊपर बेटा हम बात करते हैं। क्या है केस 3 आपका, केस 3 इज योर नो रिलेशनशिप एट ऑल, नो रिलेशनशिप एट ऑल। कोई रिलेशनशिप होती नहीं है तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। क्या रहते हैं पूरे तरीके से, क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं। पूरे तरीके से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, नो रिलेशनशिप एट ऑल। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर देते हैं। इट स्टेट्स दैट द एट्रीब्यूट्स mentioned in the case are not related to each other in any manner। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। इस बात को याद में रखेंगे, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यानी क्वेश्चन इतना, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। आपकी किस्मत अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अदरवाइज वो केस 1 और केस 2 में ही क्या करता रहता है, घुमाता रहता है। उसी में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। केस 3 में बेटा जो डायग्राम होता है वो सीधा सा ऐसा होता है, ये दैट इज ये आगे अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, सम वाला केस जो बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला, तो ये कॉमन आ रहा था। तो ये क्या हो गया, कुछ कॉमन है, दैट इज इसको क्या बोला जाता है, सम का केस बोला जाता है, जो सिलॉग में रहता है। बट इसमें क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, सब क्या है, अलग अलग है। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे समझ लो भाई क्या हो सकता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो गया,
मंकी हो गया और आपका क्या हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। अब भाई ऑक्टोपस या आपका क्या हो गया, क्रैब हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इनको पहली नजर में मैं देखूं, ये आपके सामने क्या लिखा है सवाल में, ऑक्टोपस लिखा है, मंकी लिखा है, पाइथन लिखा है, क्रैब लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा ऊपर की तरफ देखते हैं भाई क्या है। मिटा देता हूं मैं ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूं, समझने के लिए हम थोड़ा और कर लेते हैं इसको आगे। अब ये क्वेश्चन की तरफ देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि आपके सामने ऑक्टोपस, मंकी, पाइथन, क्रैब। अब मेरी साइंस की बुद्धि ये बोलती है, जो कि मैंने क्लास 9th में पढ़ा था, कि भैया ऑक्टोपस तो किसका पार्ट है, मोलस्का का पार्ट है। मोलस्का मतलब सॉफ्ट पार्ट जिनका रहता है, ऊपरी हिस्सा जो सॉफ्ट रहता है। मंकी बोले तो किसका पार्ट है, मंकी बोले तो एप्स का पार्ट है, ठीक है ना। पाइथन, पाइथन को भी हमें, क्रैब को हम किस में ले सकते हैं, क्रैब को हम आर्थ्रोपोडा में ले सकते हैं। क्रुक्ड फीट ऐसे करके यो वाला जो कैरेक्टर आप लोग बोलते हैं ना, आर्थ्रोपोडा हो गया, वो क्रैब हो गया। पाइथन आपका किस में ले सकते हैं, पाइथन आप ले सकते हैं हाइबरनेशन वाले एनिमल में आप ले सकते हैं। समझने के लिए क्या आपस में कोई इनका वो है, हाँ आप फूड चेन में आप देख सकते हो कि भाई ये पाइथन जो है वो कभी कभी मंकी को उड़ा देता है, खा लेता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये तो ऑक्टोपस तो पानी के अंदर रहता है। समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि सारी, अगर हम सम का केस बना रहे हैं या जब हम ऑल का केस बना रहे हैं, तो हमारे जितने भी ये क्या जो दिए गए हैं ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पे बेटा किसी ना किसी तरीके से क्या होने चाहिए, या तो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए, या तो कहीं ना कहीं से इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए। समझ में आया। अगर इनके बीच में नहीं दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप, या कहीं कोई जोड़ी नहीं दिख रही है, तो आप जानबूझ के केस आप डिराइव नहीं कर सकते। हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन जो चेक करने वाला बैठा होगा वो क्या कर देगा, उस चीज को काट देगा, आपके नंबर कट जाएंगे ऐसे में। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेट्स डू इट इन दिस वे, ऑक्टोपस, मंकी, पाइथन, क्रैब। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है। तो डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप बनती नहीं दिख रही, तो हमने क्या बना दिए, चारों गोले अलग अलग बना दिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, नो रिलेशनशिप एट ऑल, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, कंसेप्ट जो रहता है वो आपको क्या करना पड़ता है, इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या सीखा हमने नो रिलेशनशिप एट ऑल में, नो रिलेशनशिप एट ऑल में हमने क्या किया, सबसे पहले एनालिसिस किया, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद में हमने क्या किया, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। जब नहीं दिख रहा कोई रिलेशनशिप, तो हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। तो बस इसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है, अपना दिमाग क्या करना है, अप्लाई करना है। आप जितना अच्छा दिमाग अप्लाई करेंगे, टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, उतना ईजी हो जाएगा। फंडा क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। चलिए बेटा, अब हमने जितना सब कुछ पढ़ा है उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस सेशन को हम रैप अप करते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों, हमने सबसे पहले ये सीखा था, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब चीजें क्या होती हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऊपर जाती हैं। समझ में आया। हमने सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था एशिया इंडिया एमपी जेबीपी का, इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यानी कि फिर से मैं आपके सामने बता दे रहा हूं, क्या करना है हमको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, 1 2 3 4, यानी डायरेक्टली हम 1 से 4 पे जंप नहीं मार सकते। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 1 से 4 पे हम जंप नहीं मार सकते। 1 से 4 पे जाना है तो 2 और 3 को भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो आपका क्या कहलाता है बेटा, वो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाती है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, दिमाग में रखेंगे इस बात को, ठीक है। ये हो गया। शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, शॉर्टकट ट्रिक ये रहती है, या तो इधर यू गो विथ असेंडिंग ऑर्डर और यू गो विथ व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। The thing which you have to consider in mind कि भाई हमें रफ वर्क में ये करके देखना है, क्योंकि हमारा मेन आंसर तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है। समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ाते हैं बात को। केस नंबर 2 जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, मैंने 2 पॉसिबिलिटीज आपके साथ में डिस्कस करी थी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की। पहला तो क्या होता है, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, और क्या है, दूसरा किया था कोई नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो एक मैंने आपके सामने क्या दिया था एग्जांपल, जज का दिया था, क्रिमिनल का दिया था, थीफ का दिया था। क्रिमिनल और थीफ, रॉबर बोल लीजिए,
ठीक है ना, या सैबोटाज बोल लीजिए, सैबोटाजिंग कैरेक्टर्स बोल लीजिए, फ्यूजिटिव्स बोल लीजिए, आपको जो वर्ड बोलना हो। कहने का मीनिंग ये है कि ये लोग क्या है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। जज क्या है, इनके ऊपर क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं। तो जज को हमने क्या किया, अलग किया, और ये अच्छे नहीं, जो अच्छे लोग नहीं है उनको हमने क्या किया, साथ में लेकर आए। तो हमारा क्या डायग्राम बना बेटा, ये डायग्राम बना। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। फिर हमने स्पोर्ट्स पर्सन का देखा था कि दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था फुटबॉलर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन। दैट इज बोथ फुटबॉलर एंड क्रिकेटर, बोथ आर स्पोर्ट्स पर्सन। आप कोई और दूसरे खेल की भी बात कर सकते हैं, बट द वेरिएशन इज दैट कि उनके बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, नियम कायदों का, डाइट का, उनके जो स्केड्यूल प्लानर जो रहता है उसका अंतर रहता है, और जो उनके गेम की जो कंडीशंस रहती हैं, उनके स्पोर्ट्स की जो कंडीशंस रहती हैं उसका अंतर रहता है। बट इफ यू हैव टू कैटेगराइज देम एज अ प्रोफेशन, और एज अ प्रोफेशनल आप उसको किसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, आप उसको किसमें कर सकते हैं कैटेगराइज, आप उसको उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किसमें आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं। बस प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को जल्दी से। फिर मैंने आपके सामने किसका एग्जांपल दिया था, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था इंडियन ओशन का दिया था, पैसिफिक ओशन का दिया था, इंडिया का दिया था। आप रिलेट कर सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन के बाद में शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो आप उसके दो प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं जो कि मैंने आपको बना के दिखाए थे, ठीक है। चलिए इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने सीखा था क्या, केस 3 नो रिलेशनशिप एट ऑल। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। यानी ये ऑक्टोपस ले लिया आपने, मंकी, पाइथन, क्रैब ले लिया, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो दिख नहीं रही है। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखती है तो ऐसे इंडिपेंडेंट सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। तो दो सबक हमें आज के इस लेक्चर में सीखने को मिल रहे हैं। पहला क्या, एनालिसिस, और क्या, रिलेशनशिप, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक हमारी आज के सबक की ये है, शॉर्टकट ट्रिक हमारी ये है आज के सबक की फोकस ऑन एट्रीब्यूट्स एंड देयर क्रोनोलॉजी। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको सीधा सा कंसेप्ट सिखा दिया है कि फोकस ऑन एट्रीब्यूट्स एंड देयर क्रोनोलॉजी। बस आपको इतनी सी बात करनी है, ठीक है। इतनी सी बात करेंगे, आपके सामने क्या हो जाएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलो आज का ये जो पूरा लेक्चर था मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जहां कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, मैं आपको क्या करके दूंगा उसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा आपको। बट मुझ तक बात पहुंचने के पहले आपको अपनी तरफ से भी क्या करना पड़ेगा बेटा, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके कंसेप्ट्स क्या हो बेटा, क्लियर हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।